तो इसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ ध्यान देना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इस तरह से आपको दिया होगा रिएक्शन और उसको कंप्लीट द रिएक्शन दिया होगा, ठीक है। तो अगर तो कोई मैकेनिज्म बेस्ड है जिसका ऑलरेडी बुक में मैकेनिज्म है, तो वो उस तरह से ना, मतलब ये एक हिंट होती है कि मान लो अगर ये वाला आ जाता है कोई नीचे से, मैं आपको डिकार्बोक्सिलेशन में से उठा कर देती हूँ। जैसे मान लो आपका ये आ गया, जैसे फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स आ गया, या डिकार्बोक्सिलेशन ही बेटर है, उसी को समझाती हूँ। जैसे डिकार्बोक्सिलेशन में आपके पास आ गया, इसका ना नीचे से पूरा आपके पास मैकेनिज्म गिवन है। तो मान लो अगर ये वाला आता है ना रिएक्शन, तो साथ में दिया होगा प्रोवाइड मैकेनिज्म, या कल ये रिएक्शन देके इसको 3 मार्क्स में आपको दिया होगा। इसका क्या मतलब है, साथ में मैकेनिज्म देना है। तो ये सबसे पहली हिंट आपकी होती है कि ये कौन सी रिएक्शंस में का पार्ट है। एक बार वो आप जस्टिफाई करना समझ गए कि हाँ, अगर किसी का मैकेनिज्म देना है तो ये 3-4 है जिनके मैकेनिज्म थे, तो ये 3-4 में से किसी एक की बात हो रही है, ठीक है। और बेस्ट सजेशन इसके लिए यही है कि भाई पास्ट ईयर पेपर्स को उठाओ, उन्हें देखो और उनके जो जो भी क्वेश्चन हैं उनको एक तरफ लिखो, एंड इन केस यू वांट देन लेट मी नो, मैं उनके आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो वो सॉल्यूशंस डायरेक्टली अपने ध्यान में रख लेना। बाकी अभी के लिए मैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको समझा जरूर देती हूँ, पर बहुत रेयर ही कोई चांस है कि डायरेक्ट आपको कोई प्रॉपर्टी पूछेगा, ठीक है। डायरेक्टली आपको वही आते हैं, व्हाट यू से रिएक्शन से आएंगे जिनको बस कंप्लीट द रिएक्शंस आएगा। ओके, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो ये जो मैंने फर्स्ट डे ही बात की थी, फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था कि ये है हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, फिर साथ में OH लगा है, राइट। अब यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा हो सकता है जैसे ऑक्सीजन ब्रेक हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 है पूरा OH चला जाए, है ना। और ऐसे है कि कार्बोनाइल ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ जाए। तो ये तीनों चीज़ों को हम कंसीडर करके अलग अलग केसेस देखते हैं। सबसे ईजी होता है जिसमें हाइड्रोजन जाना है। तो देखो बहुत ईजी रिएक्शंस हैं। रिएक्शन विद मेटल, जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया है सोडियम के साथ रिएक्ट, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन बाहर निकल गया गैस के रूप में और सोडियम आके लग गया। इजी था। अब कोई भी देख लो, उन्होंने एग्जांपल दे रखी है, आपने सोडियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया। मान लो मैग्नीशियम लेते हैं, RCOOH प्लस Mg, आया होगा पेपर में ये भी ऐसे से क्वेश्चन। उसमें क्या करोगे, RCOO इकट्ठे रहने दो, Mg लगा दो साथ में, एंड H बाहर निकलेगा। देखो H सिंगल बाहर नहीं निकलता, H2 के फॉर्मेट में निकलता है, तो यहाँ हमने लगाया 2। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन के नंबर के लिए 2 लगाना पड़ा, ठीक है। फिर 2 यहाँ पे मैंने R के आगे लगाया, तो यहाँ पे भी मैंने 2 लगा दिया। अब Mg के आगे भी 2 है, तो फिर मैंने यहाँ पे भी 2 लगा दिया। पेपर में आपको सिर्फ RCOOH प्लस Mg का लिखा हुआ आ सकता है, जरूरी नहीं है उन्होंने ये 2 तीनों जगह लिख के आपको बताया होगा, मतलब दोनों जगह लिख के बताया होगा, नॉट नेसेसरी। ये आपको खुद बैलेंस आउट करके आओगे तभी नंबर मिलेंगे, बिना बैलेंसिंग की रिएक्शन लेके आओगे उसका नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले था जहाँ पे हमारा मेटल आएगा, और मेटल आते ही क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल आएगा। नंबर 2, अगर हम मेटल के नहीं बल्कि कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इसमें क्या होगा, पहले एक मेटल लगा होगा, उसके साथ में CO3 लगा होगा, या फिर मेटल फिर हाइड्रोजन और फिर CO3, जिसे हम मेटल बाइकार्बोनेट्स कहते हैं। तो या तो कार्बोनेट लगा होगा या बाइकार्बोनेट लगा होगा। रिएक्शन दोनों में सेम टू सेम है। क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि H यहाँ से जाएगा ही जाएगा, तो H चला गया, H की जगह कौन आ जाएगा, Na, मतलब मेटल आके लग जाएगा जैसे पहले लगा। अब बच क्या क्या गया, जब हमारे पास CO3 था ना, हम उसमें से CO2 बना लेंगे। हाइड्रोजन मैंने बताया था H2 बचना है, तो यहाँ से जो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है ना CO3 में, उससे आपका वाटर आ जाएगा। फिर से रिएक्शन को देखते हैं। हमारे पास अगर मेटल आता है तो डायरेक्टली H2 बाहर निकलेगा, मेटल लग जाएगा। पर वहीं अगर आपके पास मेटल के पास में CO3 एक्स्ट्रा है, तो वो क्या करेगा, एक CO2 गैस निकालेगा, और वो जो 2 H2 निकलने वाला था ना, मतलब H2 जो निकलना था, उसके साथ एक ऑक्सीजन चल जाएगा। तो आपके पास क्या क्या निकला, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड आपके पास ये पूरा सोडियम एसीटेट या जो भी है, जिंक एसीटेट वगैरह आपके पास एक्स्ट्रा बनेगा, ठीक है। जो हम बोलते हैं जैसे RCOOM, ऐसे बन के आएगा, ठीक है। तो ये 2 बहुत इजी थे। अब नंबर 3, अब इनमें भी इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये मैकेनिज्म के साथ अगर आएगा तो 2 मार्क्स में मैक्स आ सकता है, इसका मैकेनिज्म छोटा ही है। ओके, देखो हुआ क्या, सबसे पहला वही काम मैंने आपको ये फर्स्ट डे भी आएगा समझाया था, RCOO और H। तो यहाँ पे ना ये जो ऑक्सीजन है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो था ना, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण खुद पे ले लेगा, और हाइड्रोजन बाहर निकल आएगा H पॉजिटिव बन के, करेक्ट। और वो कैसे बाहर निकल रहा है उसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। हमने जब इसमें डाला NaCO3
H। अब आप इसको देख सकते हो NaHCO3 जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी क्या है, उसमें भी आपके पास एक COOH ग्रुप है क्योंकि CO3 था, और एक एक्स्ट्रा O भी लगा हुआ है क्योंकि CO3 हो गया ना, मतलब पहले एक COOH ग्रुप लगा है, फिर एक ऑक्सीजन लगा है और उसके साथ में एक मेटल लग रखा है। तो देखो इट्स रियली नाइस, सामने में एकदम साफ साफ मैंने लिखा है। अब देखो होगा क्या क्या, सब कुछ देखना। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में हमारा ऑक्सीजन कहता है मैंने इलेक्ट्रॉन लेना है, तो वहाँ पे भी Na पॉजिटिव और O पे नेगेटिव है। अब होगा क्या, ये O नेगेटिव, ये जो आपका है O नेगेटिव, ये क्या करना चाहेगा, ये बोलेगा आजा भाई H तू मेरे पास आजा, क्योंकि H पे पॉजिटिव चार्ज है। फिर क्या होगा, Na जो है ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। फिर से इसको देखो, हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है उसमें जो OH था, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो NaO है उसमें Na पॉजिटिव है O नेगेटिव, यहाँ O नेगेटिव है H पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ले जाएगा, ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या बनाया है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आता है O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और साथ में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आके लग गई, ठीक है। और हमने अब क्या बनाना है, ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगी है इससे हमें H2O बनाना है। H2O का मतलब क्या है, वाटर, हमें पूरा कंप्लीट वाटर बनाना है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे ईजी है, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, तभी मैंने बोला मैक्सिमम 2 मार्क्स का ही आएगा। ये O है, C है, फिर O है और फिर H है। इससे क्या हुआ, ये बॉन्ड सबसे पहले टूटा और OH पूरा निकल गया, एंड साथ ही में एक ये वाला बॉन्ड भी टूटा, जिससे क्या हुआ, यहाँ से सिर्फ H निकल गया, ठीक है ना। ये बात समझ में आई कैसे यहाँ पे दोनों निकल गए, क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया, OH बना, यहाँ से ये एक और H आ गया, तो ये मिलके क्या बनाएंगे H2O, और अंदर क्या बच गया CO, सॉरी मैंने गलत वाला ऑक्सीजन को साथ में ले लिया, CO2, करेक्ट। इजी था, ये बहुत इजी था, अगर आप उसको एक बार लिख के देखोगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएंगे, और ये वाला आया भी एक आध बार ही है अब तक में, ठीक है। तो इट इज़ ईजी वन। अब नेक्स्ट अगले पे पहुंचते हैं हमारे पास, नेक्स्ट वी हैव द रिएक्शन विद एल्कलीज। एल्कलीज का क्या मतलब है, बेसिस के साथ रिएक्शन। अभी तक तो हमने सिर्फ Na लगाया था, अब उसके साथ में OH भी है, तो फिर वही काम करना है, Na ने आके H की जगह लग जाना है, H के साथ में OH निकल के बाहर। सिमिलरली NH4OH में H बाहर निकलेगा, NH4 उसकी जगह लग जाएगा, तो H2O हो गया। लास्ट रिएक्शन में देख लो, यहाँ पे अपने पास मरकरी ऑक्साइड है, ठीक है, तो यहाँ पे H निकलेगा, मरकरी उसकी जगह लगेगा, और मरकरी की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ 2 ग्रुप्स लगे हैं, साथ में H2O निकल गया, ईजी, ठीक है ना। अभी तक हमने 3 किए हैं, तीनों को देख लो, मैं इनको रिवाइज इसलिए बार बार बोल रही हूँ करके, क्योंकि पेपर में कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं 10 ईयर वाला ये हो सकता है, कोई एक आध एक्स्ट्रा भी आ जाए, एक आधी एक्स्ट्रा आएगा अगर आएगा भी तो। सबसे पहले मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल डायरेक्ट लग जाएगा, H2 निकलेगा। अगर मेटल आपके पास कार्बोनेट है या बाई कार्बोनेट है तो मेटल तो लग ही जाएगा आपका RCOO के साथ में CO2 एंड वाटर निकलेगा। नंबर 3 केस आपके पास है रिएक्शन विद एल्कलीज। एल्कलीज के साथ रिएक्शन में हमारे पास मेटल के साथ में OH भी होगा, तो उससे वाटर बनेगा, और आपके पास RCOO के साथ में मेटल फिर से चला जाएगा। तो ये होगा हमारे 3 रिएक्शन थे ना, एकदम बेसिक रिएक्शन थे ये तीनों। किस पे बेस्ड थे, हाइड्रोजन टूटेगा उस पे। अब अगले किस पे है, OH ग्रुप पूरा का पूरा छूटेगा, ठीक है। अब इनके भी आप केसेस देखोगे, आसान है, ट्रस्ट में आसान है। नंबर 1 सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें ना क्लोराइड ग्रुप डालेंगे, मतलब कोई ऐसे ग्रुप डालेंगे जिसमें Cl प्रेजेंट होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH वाला ये OH ग्रुप टूट जाएगा, ठीक है, एंड क्लोरीन इसके साथ लग जाएगा, तो देखो क्या बचा RCOCl, करेक्ट। तो उस तरह से आप सब में देख सकते हो, सभी केसेस में यही है। और ट्रस्ट मी, जब भी कोई क्वेश्चन आता है, मान लो ये आ गया, ये सेकंड केस RCOOH प्लस PCl5, और आपको सिर्फ इतना याद रह गया कि RCOCl आएगा, बाकी आपसे एडजस्ट मान लो नहीं हुआ, तो आपने क्या लिख के आना है RCOCl, ये लिख दिया, साथ में प्लस बाय प्रोडक्ट्स मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जो निकलेंगे। अगर कभी मतलब बहुत बुरे हाल होगा, नहीं बन पाया, तो ऐसे लिख के आना है, अदरवाइज तो पूरा लिख के आओगे। अगर नहीं आते तो प्लस बाय प्रोडक्ट्स लिख के आ जाना, ऐसा ना हो कि 0 मार्क्स कुछ लिख के ना होगी, पूरा कंप्लीट याद नहीं आ रहा। ओके, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं RCOOH में जब हमने SOCl2 डाला तो एक Cl जाके लग गया
RCO के साथ में। इसके अलावा हमारे पास यहाँ से SO बचा और यहाँ से OH बचा। OH है और क्या है SO, तो ये 1 2 3 ये मिलके क्या बनाएंगे SO2, ठीक है। और Cl भी तो एक ही गया था, तो एक Cl भी बचा था, तो वो बनाएंगे HCl। तो ये हमारे पास कौन सा केस है, जब भी हम किसी के क्लोराइड डालेंगे तो उसमें HCl निकलने के चांसेस कंप्लीट हैं। अगर आपके पास HCl निकल रहा है, उसके अलावा आपके पास बचेगा RCOCl, ठीक है। और यहाँ पे इस केस में SO2 रिलीज हो रहा है क्योंकि SO था। नेक्स्ट केस में आप देख सकते हो PCl5 है, तो पहला आपके पास क्या होगा RCOCl। ये दोनों जो है ना, ये दोनों थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको हो सकता है दोनों ही देखने को मिल जाए, ठीक है। तो देखो जब आपके पास 5 क्लोरीन है तो उसको कैसे सेटल करोगे, एक तो इसके पास जाएगा ही जाएगा RCOCl के, एक आपके पास HCl के लिए चला जाएगा, 2 चले गए, 3 बचे हुए आपके पास किसके पास जाएंगे P के साथ में, तो वो आ गया POCl3, POCl3 डन। अब नंबर 3 देखते हैं, हमारे पास क्या है RCOOH और साथ में P है PCl3। जब PCl3 है तो एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, और इसके अलावा हम बोलते हैं भाई बाकी कहाँ जाएंगे, क्योंकि 2 क्लोरीन बचे हैं, अकेला होता तो एक HCl हो जाता, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे उसके अलावा भी एक Cl बचा है, तो उसके लिए आप ये रिएक्शन को देख सकते हो किस हिसाब से पूरा हमने रिएक्शन बैलेंस आउट करके चेंज किया है। यहाँ पे सबसे पहले लिए हमने 3 RCOOH के ग्रुप, ताकि हम 3 के साथ में RCOCl लिख सकें। आप मेरी बात समझ रहे हो, ताकि 3 के 3 क्लोरीन इसी में यूज़ हो जाए। बचा क्या आपके पास अब P, बचा क्या आपके पास एक P। कितने हाइड्रोजन बचे 3 हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन बचे 3 ऑक्सीजन, तो उससे आपके पास बन गया H3PO3। ये दोनों केसेस एक बार लिख के ज़रूर देखना, ये दोनों केसेस में कोई मैकेनिज्म ऐसा सच नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू रिवाइज दिस। इसके अलावा एक बड़े से ग्रुप में अगर SOCl2 डाल देंगे तो क्या बनेगा SO2 HCl और बाकी Cl लगेगा। मेन ग्रुप तो वो सेम ही है ना, आप सब में देखो, चाहे सब में एक RCOCl तो कॉमन है, तो ये बनेगा ही बनेगा। ये है आपके फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। अब एस्टर्स में आपको बताती हूँ क्या होता है। एक अभी हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं RCOOH, करेक्ट। एस्टर्स होता है RCOOR-, मतलब R होते हैं जो भी ग्रुप्स लगे होते हैं, और बीच में क्या होता है COO। तो ये आसान नहीं है, आपको लगता नहीं कि बहुत आसान है। यहाँ से H को हटाना है, इसकी जगह कोई R ग्रुप लगाना है ना, H को हटा के कोई भी R हमने ग्रुप लगाना है। तो आप देखो इसमें बड़े आराम से अल्कोहल ऐड करते ही बन जाएगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस है। कौन सा रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन, मतलब एस्टर्स बनाने का रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आपको डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। इनका इन्होंने नाम भी दिया, चाहे नाम इसका बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, ये आप ध्यान देना। ऊपर वाला फिशर स्पेयर रिएक्शन को बाद में देखेंगे। हमारे पास ये एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन, इसका क्वेश्चन, मैं वहाँ पर एस्टरिफिकेशन क्यों कह रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, गिव अ रिएक्शन ऑफ एस्टरिफिकेशन, ठीक है, या ऑब्टेन एस्टर्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। हाउ टू ऑब्टेन एस्टर्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत आसान है, आप देख सकते हो। हमने सिर्फ एक HOR- डाला, किस में RCOOH में, करेक्ट। तो होगा क्या, इसका OH हट जाएगा, इसका OR लग जाएगा साथ में, तो बनेगा RCOOR एंड साथ में वाटर। ईजी था ना, बहुत ईजी है, पेपर में आ जाएगा तो ये आराम से बन भी जाएगा। देखो एकदम ईजीली हो रहा है आपका। और एस्टरिफिकेशन जो है इसका यूनिट 3 में ये पूरा मैकेनिज्म भी है, वो मैकेनिज्म मैं आपको साथ में कराऊंगी, क्योंकि एस्टरिफिकेशन आता है हमारे टाइम पे भी आ रखा है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव स्टेबिलिटी रिएक्टिविटीज़ ऑफ एसिड्स एंड अल्कोहल की ज़्यादा रिएक्टिविटी। अगर हम देखें किसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी है, तो एसिड्स में हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है जिसमें आपके पास सिर्फ एक H लगा है, और जैसे जैसे CH3 वगैरह ऐड ऑन होते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। क्यों, क्योंकि देखो इनके पास बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स लग गए हैं साथ में, खुद ही बहुत भारी हो रखे हैं, तो क्या ही किसी के साथ जाकर रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर हम एल्कोहल्स की बात करें तो उसमें भी हमको सिमिलर देखने को चीज़ मिल रही है कि जैसे जैसे ग्रुप बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम हो रही है। नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। डायरेक्ट अमाइड्स की फॉर्मेशन का क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको रिएक्शन आ सकता है। तो हमारे पास RCOOH है या ARCOOH है, इसमें अमाइड्स बनाने के लिए हम क्या डालेंगे NH3, दैट इज़ अमीन ग्रुप डालेंगे। उससे क्या होगा, आसान है, नथिंग डिफिकल्ट, बड़े आराम से देखना। RCOOH था, एक H था,
इसी में क्या होगा, आपके पास N भी लग जाएगा, NH3 भी लग जाएगा, तो ये बन जाएगा RCOONH4। और ये क्या होता है, अमोनियम। ठीक है, तो जब हमने NH3 डाला तो अमोनियम सॉल्ट बना। बाद में क्या होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा और 2 हाइड्रोजन। मैं फिर से इसको अलग लिख के भी दिखाती हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा RCOONH2 ऐसे लिख देती हूँ अलग अलग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से H2O को निकाल लेंगे, बचेगा क्या, RCONH2। ये हमारा अमाइड बन गया। देखो RCO ग्रुप एज इट इज़, NH2 साथ में, डन। और इसके बाद हमारे पास लास्ट है इस केस में, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब होता है किसी चीज़ में से पानी निकाल दिया जाए। ठीक है, एनहाइड्राइड का मतलब है डायरेक्टली पानी निकालेंगे। तो इसके लिए और भी आसान है। देखो हम क्या करेंगे, हमने लिया है RCO, यहाँ से भी ले लेते हैं, R' ले लेते इसे, साथ में क्या है C एंड क्या है O। यहाँ हमारे पास ना OH है, तो ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, करेक्ट। और यहाँ हमारे पास है सिर्फ H, तो ये आपका, आप इससे एल्डिहाइड्स कंसीडर करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब इनको ऐड कर देंगे ना, तो ये 1 2 3 ये पूरा H2O निकल के चला जाएगा। H2O निकल गया, बीच में से हमारा कनेक्शन, एक मिनट, इसमें इम्प्रॉपर है, बुक में गलती है, लेट मी क्लैरिफाई, यहाँ पे बुक में गलती है। क्या आएगा मैं बता देती हूँ, R है, C है, डबल बॉन्ड O है, OH है, फिर आपके पास H है, O है, C है, O है एंड R' है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन नाउ। अब इसमें क्या क्या होगा, ये H2O निकल जाएगा, बुक की गलती है, एक O मिसिंग है। निकलने के बाद क्या बचेगा, RCOOCOR'। अब इसमें क्या हुआ, देखो वाटर इज मिसिंग, तो जब हम 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स को लेंगे, उनमें से पानी निकाल देंगे, तो बचेगा क्या, ये एनहाइड्राइड। तो ये एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन। ठीक है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। एनहाइड्राइड आप देख सकते हो, बहुत आसानी से बना दिया ये। ओके, हाँ। अब इसके अलावा अगर हम इसे एसिड क्लोराइड के साथ मतलब मान लो डील आउट करते हैं, तो यहाँ से H चला जाएगा, यहाँ से Cl चला जाएगा, इससे भी आपका एनहाइड्राइड बन जाएगा। 2 तरीके हैं एनहाइड्राइड बनाने के। अभी तक जो किया है उसको फिर से देखो, मैं एक बार रिवाइज़ भी करा देती हूँ, अगर रिवाइज़ खुद करना है तो वो देख लो, वीडियो स्किप कर देना थोड़ी। ऑलराइट, फिर से देख लेते हैं जल्दी से। H हटाने के लिए सबसे पहले मेटल लगा सकते हैं, H हटेगा, H2 बन के और मेटल लग जाएगा। अगर आपने अगर आपने मेटल में कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लिए हैं, तो वाटर और CO2 निकलेगा और मेटल RCOO के साथ लग जाएगा। नंबर 3, अगर आपने NaOH ले लिया या कोई भी मेटल के साथ में OH ले लिया, तो आपके पास वाटर निकलेगा एंड मेटल आपका किसके साथ लग जाएगा, RCOO के साथ में। ये था पहला केस। 3 चीज़ें लिख ली। ठीक है, इनको बहुत ईजिली आप ऐसे बना के लग सकते हो। ले लिया H के साथ, H रिमूवल रिएक्शंस, तो आपने एक ले लिया Na, या पूरा इसको M ले लो। मैं इसका बता ही देती हूँ, एक बार तरीका बताती हूँ, हमेशा के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो वो छोटा चैप्टर है। यहाँ पे अपने पास आएगा M आ गया, M के साथ में हमने क्या डालना है, तो हमारे पास जब ये ऐसे लिख लो, RCOOH में जब आप डालेंगे कोई भी M, तो क्या बनेगा, RCOOM प्लस H2। हाँ मुझे पता है इसकी बैलेंसिंग होने की ज़रूरत है, जैसे यहाँ पे लगेगा 2 2 एंड 2। नहीं भी लिखना तो ऐसे लिखो बस, उसमें आप M डालोगे तो M लग जाएगा, H2 बाहर निकलेगा। ये है नंबर 1, बस एक केस बनाया। नंबर 2 केस में आप क्या करेंगे, नंबर 2 केस में आप लिखेंगे, जैसे मैं अगर करती, मैं ऐसे लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ RCOOH, जिसका एक पहला आ जाएगा, जिसमें हम लिखेंगे इसमें H प्लस करना है, और वो भी मैं इधर लिख देती हूँ तो ईजी रहता है। सॉरी, Na प्लस करना है। अगर मैं इसमें Na प्लस करूँगी तो क्या बनेगा, RCOONA प्लस H2। नंबर 2, अगर इसमें मैं NaHCO3 या NaCO3 डाल दूँगी तो क्या बनेगा, RCOONA प्लस H2O प्लस CO2। इसी के ऐसे ही तीसरी आप बना लोगे, और तीसरी बनाकर आप क्या लिख लोगे, NaOH के लिए, जिसमें आपका वाटर बाहर निकलेगा। ईजी, इकट्ठे इकट्ठे करोगे तो आराम से याद हो जाएंगे, एक पेपर के टाइम पे तो भूलेगा ही नहीं। अभी नहीं अच्छी तरह कर लोगे तो पेपर के टाइम तक अच्छी तरह और भी बेटर रिवाइज हो जाएगा। अब इसके बाद है एसिड क्लोराइड्स। जब भी आपने क्लोराइड डालने हैं, किस तरीके के फॉर्मेट में क्लोराइड डाला है इसको आप देखो, ये हमने OH ग्रुप के लिए करना है। तो जब हम क्लोराइड डालेंगे तो OH ग्रुप हट जाएगा, उसकी जगह Cl लग जाएगा, और या तो HCl रिमूव होएगी, और यहाँ मतलब एक HCl रिमूव होने के चांसेस 90% है।
इसके अलावा बाकी हमने ये 2 केसेस डिस्कस किए। नंबर 2 था हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। एस्टर बन सकते हैं, डायरेक्ट अल्कोहल डाल दो, काम खत्म, एस्टर बन जाएंगे। अब थर्ड हमारे पास केस क्या है? थर्ड हमारे पास केस है अमाइड्स बनाने का। वो भी सीधा NH3 डाला, अमाइड बन जाएगा, मतलब OH हट जाएगा। आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है ना। RCOOH प्लस NH3 में क्या होगा? RCONH2 प्लस वाटर, इसमें वाटर निकल गया बाहर। ऊपर वाले केस में भी हमारा वाटर निकाला था क्लोराइड के केस में, मतलब जब हमने OH का रिएक्शन करना है हमें वाटर बाहर निकाला है। और हमारा लास्ट है एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड में आपने 2 ग्रुप्स सेम टू सेम को वापस में मिलाया तो इनमें से एनहाइड्राइड बन गया, ईजी। नाउ हम आगे आते हैं और हमारे पास रिएक्शंस कौन से हैं जिसमें हमारा पूरा का पूरा COO ग्रुप डील करने वाला है, ठीक है। सबसे पहले है अपने पास है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन और ऑक्सीजन का निकाला जाना। तो आप केमिकल मेथड देख सकते हो कैसे। आपके पास RCOONA था, उसमें जब आपने NaOH डाला, देखो क्या है ये, RCOOH नहीं है बल्कि ये है RCOONA। कहता अगर इसमें आप NaOH डालोगे तो क्या होगा? NaOH, है ना। तो यहाँ से आपके पास पहले R, मैं इसके कलर चेंज करती हूँ ताकि सब कुछ समझ आए। R के साथ एक H निकल जाएगा, नंबर 1, ये क्या बन गया? एल्केन। फिर क्या होगा? आपके पास ये जो Na है, एक ये और Na है, ये बन जाएंगे Na2। कार्बन के पास में 1 2 3 CO3, तो RCOONA प्लस NaOH आपको देंगे एल्केन एंड एक मेटल कार्बोनेट। आप देख सकते हो इजीली ये बन जाएगा। तो रिएक्शन में आपने क्या करना है, आपने जब आपके पास आया कि हाँ Na ऑलरेडी एडेड है तो आपने RH बनाना है, मतलब ये COONA पूरा ग्रुप हटाना है, एक H लगाना है एंड साथ में एक Na2CO3 आपका ऑब्टेन हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म आ सकता है डिकार्बोक्सिलेशन पर, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। मैकेनिज्म ही ईजी, आप इस तरीके से मैकेनिज्म को बना सकते हैं, ठीक है। और ये फैक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैकेनिज्म सिर्फ इतना सही है तो आप देखो, लेकिन ये मैकेनिज्म में 3 मार्क में आ जाता है। देखो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास है RCOONA। पहले भी मैंने बताया था Na पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव चार्ज होता है। सबसे पहले R का बॉन्ड टूटेगा, R का बॉन्ड टूट जाएगा COONA के साथ में, ठीक है। जब टूटेगा तो यहाँ पे आप देखो ये वाला बॉन्ड तो चला गया, इसको हटा दो। कार्बन के कितने बॉन्ड है? 3, कार्बन को चाहिए कितने होते हैं? 4। तो फिर ऑक्सीजन अब दयालु बनेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करेगा और यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। तो क्या हुआ देखो ज़रा ध्यान से, ऑक्सीजन ने Na का साथ छोड़ा, ठीक, और अपने इलेक्ट्रॉन दिए, क्योंकि ऑक्सीजन को भी 3 बॉन्ड नहीं पसंद है, तो ऑक्सीजन ने Na के साथ छोड़ा और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कर दिए। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे इसमें CO2 बन गया, R निकल चुका है, R पॉजिटिव बन के, सॉरी R नेगेटिव बन के, और यहाँ अपने पास है Na। मैं फिर से सारा सब बताती हूँ। सबसे पहले R ने घर छोड़ के जाने की कोशिश की और गया भी। जब R घर छोड़ के गया तो ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ में बॉन्ड पक्का कर लिया, CO2 निकल गया। R अपने पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर गया था इसीलिए नेगेटिव। और आप इसको ना वैसे 2 स्टेप रिएक्शन भी दिखा सकते हो, मैं बताती हूँ कैसे, आपके समझने के लिए आसानी होगी। सबसे पहले ये बॉन्ड टूट के इस पे आया, जिसके कारण Na पॉजिटिव बन के साइड हो गया, C एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज उसने यूज़ किया और यहाँ पे बॉन्ड बनाया, फिर बना C डबल बॉन्ड O। ऐसे है ये रिएक्शन, अब इसको आसान लगेगा समझने में, ठीक है। तो एक R नेगेटिव और Na पॉजिटिव एंड साथ में CO2 हो गया, करेक्ट। ये आपका सबसे पहले ये रिएक्शन हुआ। ये रिएक्शन कैसे हुआ है, बिना किसी के आए गए ये रिएक्शन आपका हुआ। नंबर 2 आपके पास क्या है, अब ये जो RNA था इसमें पानी डाला गया, RNA में जब आपने वाटर ऐड किया तो R के साथ में H चला गया और आपके पास Na के साथ में OH चला गया। अब इसको हम कैसे बनाएंगे उसको भी मैं बता देती हूँ। हमारे पास है H3O पॉजिटिव, जिसको हम एक H पॉजिटिव एंड एक H2O में तोड़ सकते हैं, करेक्ट। H2O में कैसे टूटता है, H2O होता है एक H पॉजिटिव एंड एक OH नेगेटिव। तो आपके एक R नेगेटिव के साथ में H पॉजिटिव ने बॉन्ड किया तो ये आपके पास बन गया RH। फिर इसके अलावा आपके पास क्या है, RH तो निकल गया, इसके अलावा हमारे पास एक Na था। अब वो Na यहाँ पे हमें बॉन्ड करता हुआ शो हो जाएगा, ठीक है। तो एक हमारा RH बनेगा एंड एक हमारा आ गया NaOH, करेक्ट। वैसे ये H2O के साथ भी काम चल रहा था तो कोई बात नहीं। H3O पॉजिटिव इसलिए डाला है क्योंकि हमें
आर नेगेटिव के साथ में एक एच पॉजिटिव देना था, तो इसलिए इसको H3O पॉजिटिव की फॉर्मेट में इसको हमने शो किया। फिर से हम इसको देख सकते हैं कैसे हुई है डीकार्बोक्सिलेशन। सबसे पहले Na और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड डाला और वहाँ से R निकल गया। R नेगेटिव था, Na पॉजिटिव था, CO2 साथ में था। तो आप देख सकते हो CO2 आपका बाय प्रोडक्ट में आपको शो हो रहा है। इसके बाद हमारे पास क्या है, R नेगेटिव और Na पॉजिटिव में हमने पानी डाला, एक RH बन गया जिसे हम एल्केन कह देंगे और साथ में NaOH लिबरेट हो गया। ओके तो इसके आगे अब हम चेक करते हैं, हमारे पास है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पे सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब किस तरह से इसको चेंज किया जाता है डीकार्बोक्सिलेशन को। देखो भाई डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है, सबसे पहला CO2 का निकलना, डी कार्ब का मतलब निकालो कार्ब को, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन को निकाला जाता है। सिंपल शब्दों में यही है आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक ओके तो अब हमें यहाँ पे क्या है, एनी फैक्टर विच टेंड टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बो अनायन शुड इंक्रीज द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। कहता देखो हमारे पास R नेगेटिव, जो भी चीज़ R नेगेटिव को स्टेबल कर दे, क्योंकि R नेगेटिव ही है ना, आपके पास COOH उड़ जाएगा पॉजिटिव बन के, तो R नेगेटिव पीछे रह जाएगा। कहता जो भी चीज़ R नेगेटिव को स्टेबल कर दे वो कहेगी हाँ भाई COOH को जाने दीजिए, वैसे ऐसे हम इसे कहेंगे बेसिकली, तो ये बीच से जाता है ना। तो कहते हैं जो इन बिटवीन जो R नेगेटिव बनेगा, जो जो फैक्टर उसको स्टेबल करते हैं वो फैक्टर हमारे लिए गुड है। ठीक तो देखो दस कार्बोक्सिलिक एसिड्स विच कंटेन एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप at beta position with respect to COOH readily undergo decarboxylation reaction electron withdrawing group। क्यों? क्योंकि मैंने कल भी मतलब जो क्लास थी उसमें भी आपको बताया था कि R नेगेटिव का मतलब है उस पर एक नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, अगर उस पर अगर हम कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और इस नेगेटिव चार्ज को घटा देगा, तो वो हमारे लिए बेटर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज को लेस करने के लिए। और वहीं अगर मैं लगा देती हूँ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो वो तो और ऊपर से इलेक्ट्रॉन देता जाएगा, तो वो और नेगेटिव होगा और वो अनस्टेबल कर देगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप लगा है बीटा पोजीशन पे, तो वो क्या करेगा, आपका स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा R नेगेटिव की और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को फास्टन अप कर देगा। और भी कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखी हैं, जैसे तीनों NO2 लगा था, COOH लगा था, तो ये हो गया आपके पास 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, CO2 निकल गया। ठीक नेक्स्ट आपके पास आप ये रिएक्शन में भी देख सकते हो COOH निकल गया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास अगले रिएक्शन में, हमारे पास ये डायरेक्ट चेक करो, हमने हीट दिया, बीच में से CO2 निकल गया, CHCl3 बच गया। तो ये सारे आपके पास डीकार्बोक्सिलेशन है और ये है केमिकल डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, हमने केमिकली किए हैं। इसके अलावा है इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, हाँ जी मैंने शायद स्टार्टिंग में भी बोला था अभी। अच्छा अब इसके अलावा देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक वाले में क्या है। इलेक्ट्रोलिटिक वाला ना थोड़ा सा समझने वाला होता है। देखो हमारे पास 2RCOO नेगेटिव, सॉरी 2RCOONA थे जिससे हमने शुरू किया, तो इससे नेगेटिव पॉजिटिव को अगर हम अलग करें तो मेरे को ना सभी समझाना पड़ेगा क्योंकि मैं पूरा इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि कॉल भी इलेक्ट्रोलिटिक है, इसके मतलब जिन जिन के चांसेस रहते हैं मैं उन्हीं पे फोकस करती हूँ टू बी ऑनेस्ट। ऑल राइट तो हमारे पास है RCOONA, मैंने आपको पहले बताया है Na पॉजिटिव होता है तो बाकी बचा हुआ ग्रुप नेगेटिव में हम काउंट करेंगे। ठीक अब यहाँ पे एनोड एंड कैथोड का कंसेप्ट भी बताती हूँ। देखो कटायंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, करेक्ट, तो वो कैथोड पे जाते हैं, तो इसीलिए कैथोड जो है वो खुद नेगेटिवली चार्ज होती है। देखो फिर से बताती हूँ, कटायन पॉजिटिवली चार्ज है और वो कैथोड पे जाते हैं, कटायन कैथोड पे जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज किस पे जाएंगे, कैथोड पे, तो कैथोड क्या होनी चाहिए, नेगेटिवली चार्ज, करेक्ट। तो कैथोड साइड पे सारे पॉजिटिवली चार्ज जाते हैं और एनोड साइड पे सारे ही नेगेटिवली चार्ज जाते हैं। अनायंस आर नेगेटिव, दे गो टू एनोड एंड एनोड इटसेल्फ हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। तो देखो एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो सारे इसके अंदर कौन है, नेगेटिव चार्ज वाले। कटायन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है तो सारे अंदर कौन है, पॉजिटिव चार्ज वाले। ईजी, ये चीज़ समझ आ गई। अब आगे देखना, अब अपने पास है RCOONA, इनमें से 2RCOO नेगेटिव एनोड में चला गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज वखरे हो गए और 2Na पॉजिटिव अलग। इसके अलावा हमने पानी भी डाला था ऊपर से, ठीक है। आप बोलोगे यार ये हम पानी तो वैसे ही नहीं डालते, ये पानी कहाँ से आ रहा है, हमने इससे पहले वाले रिएक्शन में पानी नहीं डाला था, हम यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि वो केमिकल था, ये सिंपल वाटर वाला है।
तो इसलिए ये थोड़ा चेंज है। ये पता कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। इनके लिए हम बीकर लेते हैं और बीकर में पानी डाला हुआ होता है, पानी होता है और RCOO नेगेटिव COO Na डाला हुआ होगा। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो ये दोनों भी टूट जाएंगे, RCOO Na वाले भी, और वाटर भी टूट जाएगा 2OH नेगेटिव में एंड 2H पॉजिटिव में। फिर तो आसान है। जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब ये जो 2RCOO नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन RCOO नेगेटिव पे था और 2RCOO नेगेटिव पे कुल मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। तो कहता है वो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पे क्या होंगे, लिबरेट होंगे, जिससे 2RCOO बचेगा जो एल्केन बना के 2CO2 बना देगा। आई नो इट मे बी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, लेकिन ये है इलेक्ट्रोलिटिक और ये कॉल भी इलेक्ट्रोलिटिक है, दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट एज वेल। एनोड पे क्या होगा, एनोड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे पड़े हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेंगे और प्रोडक्ट्स देंगे। बल्कि कैथोड पे फिर वही 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और आपको प्रोडक्ट्स देंगे। फिर उसके बाद आप सभी के प्रोडक्ट इकट्ठे लिख सकते हो। 2 CO2 आएंगे, ठीक। यहाँ पे फिर कुछ गड़बड़ी लग रही है मुझे, हाँ यहाँ पे 2 आएगा CO2 के आगे, फिर एक RR आएगा, एक H2 आएगा, करेक्ट, ऑल राइट। यहाँ पे जो चीज़ आपको जो और भी दिख रही है वो ये है, यहाँ पे हमारे पास एक Na है, सॉरी एक Na है जो H के साथ और जाएगा, तो NaOH यहाँ पे 2 और आए, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा रिएक्शन है। इसको फिर से एक बार देख लो। RCOO Na था, उसे 2RCOO नेगेटिव अलग हुआ, 2Na पॉजिटिव अलग हुआ, 2H2O में से 2OH अलग हुए, NaOH और H अलग हुआ, Na के साथ में OH गया, अलग हो गया। फिर हमारे पास में ये जो था ये खुद टूट के R में एंड CO2 में अलग हुआ। H ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए एंड ये H2 बन गया, दैट्स इट। यही सब कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम नोटिस करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास RCOO ग्रुप है, साथ में क्या लगा है, सिल्वर मतलब Ag। हम क्या करेंगे, इसमें ब्रोमीन ऐड करेंगे एंड ये चीज़ें ना बड़ी ध्यान देना, डीकार्बोक्सिलेशन में जब आप इसको प्रोवाइड करोगे तो CCl4 आपने इसमें डालना है एंड रिफ्लेक्स जो इसका मेथड है वो आप लिखना, उसे मार्क्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है। कि किसके प्रेजेंस में डालना है वो आपको लिखना ज़रूरी पड़ता है, तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू ऐड, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो भाई हमने इसमें ब्रोमीन ऐड ऑन किया तो हुआ क्या, CO2 बीच में से निकल के चला गया, एक Ag भी निकल गया, ब्रोमीन में से एक ब्रोमीन CH3 के साथ गया, दूसरा ब्रोमीन Ag के साथ चला गया। तो बस इतना सा ही रिएक्शन हुआ, आप आराम से देख सकते हो, दोनों में हमने सिमिलर काम किया है। अब आता है मेन काम, दैट इज़ द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आप देख सकते हो सिर्फ 4 स्टेप्स का मैकेनिज्म है, ठीक है। अब है कैसे कैसे उसे देखना। सबसे पहले तो मैकेनिज्म से स्टेप नंबर 1 रिएक्शन ही दिखा है, क्या है कि भाई RCOO Ag प्लस Br2 में से AgBr निकल जाता है, Br आके लग जाता है, AgBr निकल गया, आपका Br जाके लग गया, ये आपका स्टेप नंबर 1 है। अब क्या होगा, ये जो आपके पास बना है इसमें से एक रेडिकल बनेगा, कैसे आएंगे मैं वो बताती हूँ। अभी तक हमने जो भी बॉन्ड टूटे हुए देखे ऐसे देखे हैं कि पूरा बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे आ जाता है, जिसपे ऑक्सीजन के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, बट हम ऐसे अब बॉन्ड को नहीं तोड़ रहे हैं। हम बॉन्ड को किस तरह से तोड़ रहे हैं, हमारा ये जो बॉन्ड है बिटवीन द ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन वो समझौते के साथ टूट रहा है। तो उस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेकर जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा ब्रोमीन लेकर जा रहा है, कुछ इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। वैसे हुआ यही है, हिसाब क्या कहना है, ऑलराइट। फिर आप ये देख सकते हो बड़े आराम से, एक इलेक्ट्रॉन किस पे गया, ऑक्सीजन पे, एक इलेक्ट्रॉन आपका किस पे गया है, ब्रोमीन पर, ठीक। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये जो बना इसे उठा लो, ठीक है। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल हो रहा है बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब है काम का शुरुआत करना, लड़ाई डालनी, फूट डालनी, वो इनिशिएशन है। फूट बढ़ती रहनी, तिल राई का पहाड़ बनाते रहना, वो होता है प्रोपगेशन, ठीक है। और एक लास्ट स्टेप भी हमारे पास आता है जिसे हम टर्मिनेशन कहते हैं, कि एक बंदे को मार दो, लड़ाई ख़त्म करो, वो टर्मिनेशन हो गया। तो वैसे यहाँ पे हमने इनिशिएशन देखी। सबसे पहले इसमें स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ, आपका एक Br आया, Ag को रिप्लेस कर दिया, फिर Br भी निकल गया, फिर जो बचा था RCOO उसमें भी क्या हुआ है,
अब देखना यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो लेकिन बॉन्ड के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो फिर यहाँ वाला जो R था, C कहता है मैंने इसके साथ भी बॉन्ड तोड़ देना है, तो कैसे टूटा वो बॉन्ड? बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन R पे गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने आगे शिफ्ट करा लिया कि आगे डिपॉजिट कर दीजिए जी, तो उससे क्या हुआ, एक इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो इट टर्न्स आउट टू बी C के ऊपर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये जो R गया देखो एक इलेक्ट्रॉन के साथ गया था, तो वो R रेडिकल बन के चला गया, आपके पास आ गया R रेडिकल एंड CO2। अब ये जो R रेडिकल आपके पास आया है, ये R रेडिकल स्टेप नंबर 1 के बने हुए असाइल हाइप्रोब्रोमाइड के साथ लगेगा और R के साथ में Br आपके पास आ जाएगा एंड RCOO फिर से आपका बन जाएगा। ठीक है, रिएक्शन को फिर से देख लो, इसका लास्ट स्टेप को भी मैं फिर से बता देती हूँ। क्या हुआ है, हमारा R डॉट जो है वो आपका ब्रोमीन के साथ लग जाएगा, R डॉट आपका यहाँ से ब्रोमीन के साथ लगेगा। कैसे लगेगा वो मैं फिर से दिखा देती हूँ। R, वैसे इनको ना ये नहीं देना चाहिए था, मैं होती तो मैं कुछ और देती, बताती हूँ कैसे देती मैं। ये हुआ तो स्टेप नंबर 4 ये बनता है, R डॉट इस स्टेप का प्लस Br डॉट इस स्टेप का, R डॉट प्लस Br डॉट इक्वल्स टू RBr का बॉन्ड, बस दैट्स इट, फिनिश। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऊपर वाला लिया है और उसमें बता देती हूँ फिर आगे क्या स्टेप हुआ होगा। फिर स्टेप आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे ब्रोमीन पे एक इलेक्ट्रॉन गया है, एक ऑक्सीजन पे गया है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, जिससे ये बना है। ओके, तो आप दोनों वे से कर सकते हो, चाहे ये पूरा बना के करना है वो कर लो, अदरवाइज स्टेप नंबर 3 तक करके स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 के रेडिकल्स को मिला लो। वैसे रेडिकल फॉर्मेशन भी ऐसे ही हम करते हैं। तो ये आपके पास हो गया हंट्स-डिकर रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास है डिकम्पोजिशन का आखिरी जो आपका हम यूज़ करेंगे। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड बनाने वाले हैं। अब कैसे हुआ इसको ध्यान देना, हमारे पास में क्या है, एक COO ग्रुप है ऊपर, एक नीचे, बीच में कैल्शियम बॉन्ड है। ठीक है, पहला केस हमने H के साथ लिया है और दूसरा केस Rs के साथ में लिया है, आप देख सकते हो। डिस्टिलेशन करा दी, ठीक है, H वाले में H बचे रह गए, CO2 दोनों निकल गए Ca के साथ। ठीक, नीचे वाले में R बचे रह गई, CO2 निकल गए, CO2 नहीं, CO2CO निकल गए Ca के साथ। मैं इसको आराम से करके दिखाती हूँ तभी आपको ये अच्छे से समझ भी आएगा। एक सबसे पहले Ca गया, ओके, सबसे पहले हमारे पास में एक ये Ca जाएगा, आई शुड चेंज इट, एक मिनट, एक ही Ca गया। ठीक, इसके अलावा एक CO2 कंप्लीट गया एंड एक और का ऑक्सीजन भी ले गया। तो आपके पास क्या क्या बचा, एक यहाँ ऊपर वाले से H बचा, नीचे वाले से H बचा, एक C बचा, एक O बचा, तो उसको आपने ऐसे लिंकअप कर दिया। इसके अलावा CaCO3 निकल गया। ठीक है, CaCO3 निकल गया। अगर रिएक्शन आएगा तो ऐसा लिखा हुआ रिएक्शन आएगा, दैट्स इट। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि इसमें CO2 पूरा निकलेगा, एक और O निकलेगा, जिसके कारण CaCO3 निकालना है। आपको बस इतना ध्यान देना है, बाकी आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा दोनों ही रिएक्शंस में। आगे हम आते हैं रिडक्शन पे। अब हम देख सकते हैं भाई थोड़ा सा ही काम रह गया है, ठीक है, और इसमें से भी जो ज़्यादा काम का है वो मैं आपको बता दूंगी। पहले भी मैंने आपको बता दिया कौन कौन से काम किया है। आपका एक ये हंट्स-डिकर काम का है, एक ये कॉल्बी काम का है, ठीक, और एक केमिकल डिकार्बोक्सिलेशन रीड कर जाना अच्छे से, आ जाती होती है कभी कभार, रेयर चांस, डायरेक्टली इसका हो की कोशिश कि क्वेश्चन में ही आए, बस दैट्स इट, रिएक्शन के फॉर्म में। आगे देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस होना, ठीक है। तो रिड्यूस देखो बहुत सारे रिएक्शंस आ जाएंगे रिडक्शन के लिए तो आपके पास। अब जैसे RCOOH, इसमें आपने HI डाला रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। इसमें क्या हुआ, R और C बचे रह गए, OOH निकल गया, पानी निकल गया, यहाँ से देखो पानी निकल गया, यहाँ आ गया, ठीक है। तो R C और C के दाम में 3 हाइड्रोजन लग गए, क्योंकि 4 बॉन्ड तो कंप्लीट करनी है ना। देखो COOH R था, तो जब ये सब चले गए
तो इसके 3 बॉन्ड बाकी हैं बनने, तो वो 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ बन जाते हैं, करेक्ट। और 3 I2 आपके अलग हो गए। सिमिलरली आपको एसिटिक एसिड के केस में भी सिमिलर आपको करके दिखाया है। हो सकता है आपका आर के फॉर्म में पेपर में आए, या हो सकता है आपको पूरा ऐसे आ जाए CH3 के फॉर्मेट्स में। बी पार्ट पे आता है, रिडक्शन टू एल्कोहल्स। इनसे देखो यार सीधी बात है, RC है, डबल बॉन्ड O है, O है, H है। अगर मान लो मैं डबल बॉन्ड O हटा देती हूँ, ठीक है, तो आपका ये RCOH ग्रुप बन जाता है, ठीक है, RCOH। अगर मैं इसको और भी मैं आपको पूरा ढंग से दिखा देती हूँ, ये वाला नहीं टाके तो RC डबल बॉन्ड O एक H, एक हमारे पास ये ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है RC, एक मिनट, RCH2OH। अब मैं इन दोनों में फ़र्क भी बता देती हूँ। नीचे वाला अल्कोहल है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन लगाए हैं, एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है 2 और एक 3 और एक यहाँ आ गया 4 बॉन्ड दिख गए। और ये जो आपके पास केस है, ऊपर वाला केस आपका किसका होता है, एल्डिहाइड का। हम क्या बनाने जा रहे हैं, अल्कोहल। तो अल्कोहल बड़े आराम से बन जाएगा। देखो इस वाले फॉर्मूला से दिखा देती हूँ, जो जैसे मैंने 1 सेकंड पहले दिखाया सेम ही करना है। इसमें से अगर आप ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, अल्कोहल। हाँ, ये हटाने के बाद आपको 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, वो जगह कम थी इसलिए ऐसे सेपरेट बताया। तो RCH2OH आपने बना देना उसका, राइट। तो देखो ईजी है। हाँ, चीज़ें क्या क्या डालनी है, देखो या तो लिथियम एल्यूमिनियम, हाँ पेपर में पता है ऐसे आएगा रिएक्शन, RCOOH आपको दिख भी जाएगा काफ़ी पेपर्स में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बस इतना सा। तो आपको बस इतना ध्यान देना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये क्या करेगा, ये उठाकर ऑक्सीजन हटा देगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है, जो मैं बेसिक बताऊँ तो सीधे शब्दों में, दूसरों को रिड्यूस करना। रिड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन को निकाला जाता है और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को डाला जाता है। 2 ही डेफिनेशन है रिडक्शन की, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो हम बेसिक इस चैप्टर में देख रहे हैं। तो यही हुआ। नेक्स्ट आप अगली एग्जांपल देख लो, वो बड़ी सी एग्जांपल है, वैसे ये नहीं आएगी पेपर में, इजी ही आती डायरेक्ट। तो इस तरह की आपकी आ जाएगी, या CH3COOH आ जाएगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, CH3 एज इट इज़, CH2OH। डन। नेक्स्ट हम आते हैं रिएक्शन विद अराइल या अल्काइल लिथियम। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वही बेंजोइक एसिड है और हमने RLI के साथ इनकी रिएक्शन की है। ये रिएक्शन को मार्क कर लेना, ऊपर वाली नहीं कराई थी मार्क, मैंने यही वाली मार्क कराई है। अब ये वाली रिएक्शन में हमारे पास में क्योंकि मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म वाली रिएक्शन, बाकी रिएक्शन तो 1 नंबर के आएंगे, मैकेनिज्म वाली 2 या 3 मार्क्स के आएंगे। ओके, हाँ जी। तो यहाँ हमारे पास देखना, हमारे पास है RCOOH, इसमें हमने क्या डाला है, हमने डाला है RLI ग्रुप। तो हुआ क्या, सबसे पहले तो R और लिथियम में से, लिथियम अगेन मेटल है तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, R नेगेटिवली चार्ज होता है। यहाँ पे भी COOH वाले ग्रुप में मैंने आपको बता रखा है, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो होगा क्या, ये लिथियम ऑक्सीजन के साथ जाएगा, एक RH निकल जाएगा। तो देखो इन्होंने RH इन्होंने रिमूव करा दिया, R इन्होंने CH3 डाला था तो CH4 निकाल दिया, निकल गया, ये स्टेप आ गया। ये था एक बार ऐड करना RLI को, दूसरी बार फिर से इसमें RLI जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, तब रिएक्शन चेंज होगा। हमारे पास ये जो नेगेटिवली चार्ज था वो कार्बन की तरफ जाएगा। कैसे जा रहा है कार्बन की तरफ, वो जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, उन्हीं का पार्ट है ये। तो इसमें क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन ने नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन पे पॉजिटिव, तो R नेगेटिव आके कार्बन के ऊपर लग जाएगा। तो आप देख सकते हो किस तरह से इसमें एडअप हुआ। C6H3 एज इट इज़, बीच का कार्बन एज इट इज़, ऑक्सीजन कल्ला एज इट इज़, नीचे OLI एज इट इज़, CH3 लग गया था R के साथ में, वो हाँ वो लग गया। एक यहाँ से आप बोल सकते हो ऑक्सीजन के साथ Li कैसे आया, तो मैं बता देती हूँ। ये आपके पास ये बन गया था डबल बॉन्ड टूटने पे, तो लिथियम पॉजिटिव चार्ज था इसलिए साथ आके लग गया, ये आपका बना। यहाँ पे आपने ऊपर से क्या डाला है, वाटर। वाटर को डालने से क्या हुआ, दोनों ही तरफ से लिथियम लिबरेट हो गई
और OH बन गए। लास्ट में इसमें से वाटर डाला था, मतलब H3O पॉजिटिव डाला था ना, तो हम इसमें से वाटर निकाल देंगे, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, आपके पास ये ग्रुप बचा। तो आप देख सकते हो आपका बेंजोइक एसिड से आपने क्या बना दिया है, कीटोन। बेंजोइक एसिड से क्या बनाया है, कीटोन। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो कि जैसे अभी इससे पहले हमने बेंजोइक एसिड से क्या बनाया था, अल्कोहल। कैसे बना, रिडक्शन करके, एक ऑक्सीजन निकाल के, राइट। एल्केन्स बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, HI डाल के रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में। आप अराइल या अल्काइल लिथियम को डाल के क्या बना सकते हो, कीटोन्स बना सकते हो, ठीक। तो आपके पास 3 केसेस हो गए। ओके, अब इसके बाद हमारे पास आई गेस ये लास्ट ही केस है। लास्ट केस है हेलोजिनेशन करने। हेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजन डालना। तो देखो डायरेक्टली Cl2 डाला, और ये मेरा फेवरेट है, ट्रस्ट मी दिस इज़ द ईजीएस्ट वन। हमने डाला CH3COOH में Cl2, तो एक CH3 था ना यहाँ पे, तो ये देखो मैं आपको बताती हूँ, COOH को कोई डिस्टर्ब नहीं करना, CH3 था ना, तो उसको आप CH2 लिखो, COOH एंड एक क्लोरीन डाल दो। फिर उसमें आप क्लोरीन डालोगे तो क्या होगा, CHCl2COOH, मतलब एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा और एक एक क्लोरीन उसकी जगह लगता जाएगा। अगले में फिर से आप क्लोरीन डालोगे तो क्या होगा, C बचेगा, Cl3 हो जाएगा एंड COOH बनेगा। करेक्ट, इजी था। तो ये उस अकॉर्डिंग हमारा ये काम करेगा। एंड इसका सब बहुत इजी पहचान है कि क्लोरीन ऐड हो रहा है, ठीक है, उसकी पहचान है। तो आपको इसका मैकेनिज्म भी फिर ऑन द स्पॉट आ जाएगा कि रेड फॉस्फोरस का फंक्शन क्या है, इसको मार्कअप कर लीजिएगा। मैं अभी लास्ट में बता भी देती हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले मार्कअप वाले कौन से हैं। तो हमारे पास है रेड फॉस्फोरस का फंक्शन। सबसे पहले हमने हमने P डाला था, वो ब्रोमीन के साथ ऐड करेगा। इन्होंने ये किसके लिए दिया, इन्होंने इस रिएक्शन के लिए प्रोवाइड किया। क्लोरीन के लिए भी जहाँ ब्रोमीन है वहीं क्लोरीन डाल दो, डैट्स इट। तो हमारा फॉस्फोरस ने ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके PCl3 या PBr3 बनाया। ये PBr3 आपका बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और फिर यही वही रिएक्शन होगा। मैं दिखा देती हूँ कौन सा, हमने थोड़ी देर पहले किया है। RCOOH था, ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, PBr था। तो यहाँ से हमारे पास ये OH पूरा निकल जाएगा, जैसे वहाँ पे पीछे क्लोरीन वाले केस में किया था। ब्रोमीन आके इसकी जगह लग जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास हमने तब भी किया था कि जब हम PCl3 डाल रहे थे तो H3PO3 निकलता है। सिमिलर यहाँ पे हम बनाएंगे। हाँ, तो बस फॉस्फोरस का काम यही ख़त्म है, हमें इसको यूज़ करना है जो हमारा बन चुका है। आसान तरीका है। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी एक बार शायद बता रखा है कि हमेशा ऑक्सीजन कॉजेज़ द प्रॉब्लम, हमेशा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुद पे लेगा, ये लेने के कारण तो ऑक्सीजन पे नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेगा, आप देख सकते हो कार्बन के 3 बॉन्ड हो चुके हैं, चौथा बॉन्ड कौन देगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देने को तैयार रहता है। तो हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करा के हट जाएगा, H पॉजिटिव बन जाएगा। तो आप देख सकते हो OH ऊपर हमारा कंप्लीट बन गया है। मैं फिर बता देती हूँ कैसे किया है। सबसे पहले RCOBr को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे R को यहाँ से हटाते हैं, इसमें हम पूरा लिख लेते हैं कि ये कोई C है और कोई एक और HB है। सबसे पहले ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन लेते ही क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर आया एक नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का साझा बॉन्ड था ना जो टूटा, तो ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, तो कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज। ऊपर से कार्बन के बॉन्ड भी कम है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा। हाइड्रोजन निकल गया, अपने इलेक्ट्रॉन देकर निकलेगा, ठीक है। तो मतलब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे कार्बन यूज़ कर लेगा और डबल बॉन्ड बनाएगा। जिसे इन्होंने किस तरह से शो किया वो मैं आपको दिखाती हूँ, जिसे हम इस तरह से शो कर सकते हैं। ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, तो वो अगली डायग्राम कैसी बनेगी वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे वो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और वो जो H पॉजिटिव निकला था वो OH के साथ आ जाएगा, ठीक है, डन। अब इसके अलावा अब हमारे पास क्या है, हम बार बार ब्रोमीन डाल रहे थे ना, हर स्टेप में ब्रोमीन डाल रहे थे। तो देखो हर स्टेप में हम ब्रोमीन कैसे कैसे डाल सकते हैं। इस स्टेप में नीचे देखना, इस स्टेप के बाद जब हम इसमें Br2 डालेंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ देगा,
ठीक, ऑक्सीजन ने अभी जो हाइड्रोजन को साथ में लिया ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ेगा और कह लो एक हिसाब से ये बॉन्ड यहाँ यूज़ हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया वापस से, ये वापस से रिटेन हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है, और साथ में क्या डलेगा, Br2 जो हम डाल रहे हैं उनमें से एक Br और, तो वो एक Br कहाँ जा रहा है जी, एक Br यहाँ। अब वो कैसे आया वो भी मैं आपको पूरा शो करती हूँ, क्योंकि बुक में मोस्टली आपको ऐसे स्टेप्स खाए हुए ही मिलने वाले। डायरेक्ट आप ये करके ये बना देना, ये भी ऐसे ये कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, अब देखो ज़रा हमारे पास क्या हुआ है, C है, CH है, मैं C को ऐसे ही लिख रही हूँ, CH3 है, बाकी तो ये है, O है, H है और यहाँ लगा है Br। सबसे पहले O ने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिए, खुद नहीं दिए, बेसिकली मैंने आपको बताया कि वो OH वाला H बॉन्ड ने यहाँ पे H चला जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड देगा। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देती हूँ। ओके, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ तो दिक्कत हो गई है ना। तो अब इस दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए, इस नॉर्मल सी हुई दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि कार्बन पे 5 बॉन्ड आ गया है तो एक बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो जब बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूट गया तो कार्बन पे एक आएगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर हम सीधे शब्दों में देखें, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो एक हमारा ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज वाला आएगा और पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे साथ आके ऐड हो जाएगा। ठीक, तो देखो बड़े आराम से यही चीज़ हुई है, ब्रोमीन आके हमारे नेगेटिव वाले कार्बन के साथ जुड़ गया। फिर आप इसमें डालोगे वही जो अपना स्टार्टिंग कंपोनेंट था RCOOH का, तो आपके पास ये प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन पेपर में ये बहुत बार आता है। और आप देख सकते हो कि भाई ये बहुत आराम से ऊपर वाला ये स्टेप, तो ये तो एकदम मिनटों मिनट बन जाता है कि एक एक हाइड्रोजन हटाते जाओ और एक एक क्या लगाते जाओ, ब्रोमीन या क्लोरीन ऐड करते जाओ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक एक हाइड्रोजन हम यहाँ से रिमूव करते जाएंगे और उस हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन लग गया। अदरवाइज ये क्या था, फॉर्मूला क्या था, CH3 CH2 COOH, तो वहाँ पे CH2 की जगह क्या हो गया है, CHBr, एक ब्रोमीन एक्स्ट्रा लग गया। ठीक, हमारा ये मेन कंपाउंड है और ये साइड कंपाउंड है। साइड कंपाउंड वो क्या है जिससे यहाँ हमने शुरू किया है, यही वाला, ये वाला कंपाउंड फिर से बन जाएगा। फिर से यही वाला कंपाउंड अपने इनोल फॉर्म में आएगा, फिर से आप उसमें ब्रोमीन डालोगे, 2 ब्रोमीन में से एक ब्रोमीन को ये एक्सेप्ट करेगा, फिर से आप फर्स्ट वाला कंपाउंड इसमें ऐड हो जाएगा और फिर से आपको 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड आपको देगा। तो ये आपका रिएक्शन है, मैं आपको बता देती हूँ कौन से नंबर ऑफ रिएक्शन आपने लिख लिख के तैयार भी करने। ठीक है, ओके। अब इसके बाद रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्मिक एसिड है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो आप इसको चेक कर लेना। ऑलराइट, तो विद दिस आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इम्पॉर्टेंट वंस। सबसे पहले एक तो 1 1 मार्क में जो कोई भी आ सकता है, उसमें हम कोई डायरेक्टली बता नहीं सकते कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं। तो H वाले में तो सारे 1 1 मार्क के ही हैं। ठीक है, और ये कि ये 2 मार्क्स वाला जिसमें हमने कार्बोनेट डालना है। ठीक, फिर उसके बाद हमारे OH में से ये 2 मैंने आपको जो मार्क कराए ये PCl वाले, ये दोनों के आने के चांसेस काफ़ी होते हैं और बाकी भी सब आ सकते हैं। इसमें से अब 3 मार्क वाला होता है एस्टरिफिकेशन, जो यूनिट 3 से है, उसकी मैकेनिज्म वो भी मैं आपको करा दूँगी सेपरेट। इसके अलावा यहाँ से जो आता है वो है आपका कार्बल डिकार्बोक्सिलेशन, केमिकल डिकार्बोक्सिलेशन। इसके चांसेस फिर भी थोड़े कम, कॉल्बे के चांसेस ज़्यादा, हंस डीकर के चांसेस उससे भी ज़्यादा। तो ये आपके डिकार्बोक्सिलेशन की 3 चीज़ें हो गई जो मैंने आपको बताया। चौथी वाली के आने के चांसेस कम ही रहते हैं, कोई 1 मार्क्स में आ गई तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसे फुल 3 मार्क्स में आ जाए कोई एक ही तो वो ना के बराबर चांसेस है। इसके अलावा अब आपके पास आ जाता है ये रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में हमने क्या किया है, इस रिएक्शन में हमने नॉर्मली RLi को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, RLi ऐड किया है और लास्ट में हमने क्या बनाया है, कीटोन बनाया। पहले वाले रिएक्शन में हमने क्या किया था, एल्केन बनाए थे, अगले में हमने एल्कोहल्स बनाए थे, लेकिन इन दोनों में से किसी का मैकेनिज्म नहीं है। थर्ड वाले में मैंने अल्काइल या अराइल लिथियम्स जो है उनके साथ रिएक्ट करके हमने कीटोन्स बनाए हैं, तो उसका आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड सबसे ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके इसके
ठीक है। तो हमारे पास हेलोजनेशन, तो सारे ही मैंने रिएक्शन बता दी जो जो काम के हैं, जिनके मैकेनिज्म्स को ध्यान में देते हुए आपने करना है, और कौन से उनमें से भी कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन कम वो भी मैंने बताया है, तो इनको आप ध्यान दे देना। और जब भी पेपर में रिएक्शंस आए मोस्टली तो उनको करके चल जाना, बाकी तो मैकेनिज्म वाले ही हैं, अदरवाइज़ बिना मैकेनिज्म वाला कोई भी कहीं से भी आ सकता है। तो इसके पास एक बार कंसेप्ट ध्यान में रखना, जैसे मैंने आपको बोला है कि Na डालने से क्या होगा, सिर्फ H2 निकलेगा। अगर आपने NaHCO3 डाला है, ठीक है, या NaCO3 डाला है तो आपका CO2 H2O निकलेगा, ठीक है। और अगर आपने NaOH डाला है तो सिर्फ H2O निकलेगा, और बाकी क्या क्या बच जाएगा, RCOONA। इस तरीके से बाकी भी अगर आप रिवाइज करोगे तो दिस चैप्टर वुड बी ईजिली डन, ठीक है। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, और इस चैप्टर का हमने कर लिया। नेक्स्ट में हम करेंगे डेरिवेटिव्स का पार्ट।